हेलो नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। साथियों, हम सभी इस क्लास में संस्कृत साहित्य से संबंधित जो प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं उन सभी को सॉल्व करेंगे। ये PYQ हैं और संस्कृत साहित्य के प्रमुख रचनाकार को देखेंगे और उनकी रचनाओं को देखेंगे। ठीक है, और ये TGT PGT, UP TGT PGT और अन्य राज्य के TGT PGT ये हिंदी साहित्य से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जी इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं इस क्रम में हम सभी इस क्लास में हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। इसमें हमारा जो पहला प्रश्न है, ये निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय आचार्यों का उनके स्थिति काल के अनुसार सही अनुक्रम है। स्थिति काल के अनुसार ये UGC नेट JRF परीक्षा के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और जैसा कि तीसरी यूनिट लगी हुई है ना, तो इससे जो है प्रश्न बनता है उसमें काव्यशास्त्र से। तो निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय आचार्यों का उनके स्थिति काल के अनुसार सही क्रम बताना है। ऑप्शन ए है भामा, बी है कुंतक, सी है वामन, डी है आनंदवर्धन। और बी है कुंतक वामन आनंदवर्धन भामा, सी है आनंदवर्धन कुंतक भामा वामन, डी है भामा वामन आनंदवर्धन कुंतक। ठीक है, तो जो पहला प्रश्न है हमारा, अब हम सभी एक एक का पहले देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं भामा हमारे पहले हैं, तो भामा का जो समय है वो देखते हैं। भामा का समय जो है 7वीं शताब्दी है। भामा का समय कब है? 7वीं शताब्दी। तो इनको लिख लेते हैं, भामा 7वीं शताब्दी के हैं। अब देख लेते हैं भामा के बाद जो है कुंतक का देख लेते हैं। कुंतक है तो कुंतक 10वीं शताब्दी के हैं। कुंतक किस शताब्दी के हैं? 10वीं शताब्दी के हैं। इसके बाद है वामन। इसके बाद वामन आते हैं, तो वामन को हम सभी देख लेते हैं। वामन जो है 8वीं शताब्दी के हैं। वामन क्या है? 8वीं शताब्दी के हो गए। अब लास्ट में बचे आनंदवर्धन। आनंदवर्धन जो है 9वीं शताब्दी के हैं। किस शताब्दी के हैं? 9वीं। तो सबसे पहले हमारा 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और 10 हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले 7 भामा हो गए, फिर वामन हो गए। भामा के बाद वामन कहाँ है? इसमें है। ठीक है, और वामन के बाद फिर कौन हो गए? फिर जो है आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी हो गए, है ना। आनंदवर्धन और कुंतक क्या है? 10वीं शताब्दी है। आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी के हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। राइट आंसर हमारा डी। काव्य शास्त्रीय आचार्यों का उनके स्थित काल के अनुसार सही क्रम इस प्रकार है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामा 7वीं शताब्दी के हैं और 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध रीति संप्रदाय के आचार्य वामन रीति संप्रदाय से संबंधित हैं। ये संप्रदाय भी पूछा जाता है कि वामन किस संप्रदाय के हैं, तो रीति संप्रदाय के हैं। इनका समय क्या है? 8वीं शती ईसा पूर्व। और ध्वनि संप्रदाय के ये भी पूछा जाता है, तो आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के हैं, ये 9वीं शताब्दी के हैं। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक कौन है? कुंतक है। वक्रोक्ति संप्रदाय किसके नाम से जाना जाता है? कुंतक के। और ये कब के हैं? 10वीं शताब्दी के हैं। ठीक है, इनसे प्रश्न बनता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद करना जरूरी है। प्रश्न संख्या 2 है, कादम्बरी किसकी रचना है? ऑप्शन ए है कालिदास, बी है बाणभट्ट, सी है भवभूति, डी है भास। ठीक है, और ये PGT परीक्षा 2005 में पूछा गया प्रश्न है। कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है। किसकी रचना है? बाणभट्ट की रचना है। तो बाणभट्ट राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। इनसे संबंधित और तथ्य को जान लेते हैं। कादम्बरी बाणभट्ट की प्रौढ़ और अंतिम कृति है। प्रौढ़ और अंतिम कृति है। किसकी है? बाणभट्ट की है। यह उनकी ही नहीं, समस्त संस्कृत वाङ्मय की अनूठी गद्य रचना है। कौन? कादम्बरी। कादम्बरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाणभट्ट की है। कादम्बरी की कथा एक जन्म से संबद्ध ना होकर चंद्रापीठ वैशंपायन के 3 जन्मों से संबंध है। कादम्बरी की कथा 2 भागों में विभक्त है, पूर्व भाग तथा उत्तर भाग। पूर्व भाग जो है बाणभट्ट की रचना है और उत्तर भाग उनके पुत्र भूषण भट्ट। यहाँ एक प्रश्न ये भी है कि बाणभट्ट के पुत्र कौन है? भूषण भट्ट हैं। कादम्बरी 2 भागों में विभक्त है, पूर्व भाग और उत्तर भाग।
पूर्व भाग की रचना किसने की है? बाणभट्ट ने की है। और उत्तर भाग की रचना जो है उनके पुत्र भूषण भट्ट ने की है। ठीक है, इतनी जानकारी हम सभी को होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 3 है, कुवलयानंद के रचयिता हैं। ऑप्शन ए है भामा, बी है दंडी, सी है पंडित राजजगन्नाथ, डी है अप्पय दीक्षित। तो कुवलयानंद किसकी रचना है? अप्पय दीक्षित की रचना है। किसकी है? अप्पय दीक्षित। कुवलयानंद अप्पय दीक्षित की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनका जो अप्पय दीक्षित 1525 से 1598 ईस्वी संस्कृत के काव्य शास्त्री, दार्शनिक और व्याख्याकार थे। कौन? अप्पय दीक्षित। अद्वैतवादी होते हुए भी शैव मत की ओर इनका विशेष झुकाव था। इन्होंने कई ग्रंथों की रचना की थी, जिनमें कुवलयानंद, चित्रमीमांसा इत्यादि प्रसिद्ध हैं। अगर पूछ लिया जाए कि कुवलयानंद किसकी रचना है तो किसकी है? अप्पय दीक्षित की है। अगर चित्रमीमांसा पूछ लिया जाए तो अप्पय दीक्षित की है। ठीक है, अब जो है अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या जो है 4 है। प्रश्न संख्या 4 है, थोड़ा सा और देख लेते हैं इनके बारे में। सुप्रसिद्ध व्याकरण भट्टोजी जी दीक्षित इनके शिष्य थे। इनके करीब 400 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। शंकरानुसारी अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन करने के अलावा इन्होंने ब्रह्म सूत्र के शैव भाष्य पर भी शिव मणिदीपिका नामक शैव संप्रदायानुसारी टीका लिखी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 10 रूपक के लेखक हैं। ऑप्शन है धनिक, बी है धनंजय, सी है मम्मट, डी है विश्वनाथ। डी क्या है? विश्वनाथ है। तो 10 रूपक किसका है? धनंजय। 10 रूपक धनंजय। ठीक है, राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, 10 रूपक का धनंजय। 10 रूपक नाट्य के 10 रूपकों के लक्षण और उनकी विशेषताओं का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ है। अनुष्टुप श्लोकों द्वारा प्रणीत 10वीं शती का यह ग्रंथ धनंजय की कृति है। 10 रूपक धनंजय 10वीं शती है ना, 10 रूपक धनंजय 10वीं शती। 10 रूपक में कुल कितने अध्याय हैं? 4 अध्याय हैं। प्रश्न यहाँ से भी बनता है, उन्हें क्या कहा जाता है? आलोक कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 है, ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? ध्वन्यालोक, तो ध्वन्यालोक ऑप्शन ए है अलंकार, बी है रस, सी है नाट्य, डी है ध्वनि। तो ध्वनि से संबंधित है। ध्वन्यालोक ध्वनि, ऐसे भी कर सकते हैं, ध्वन्यालोक ध्वनि, है ना। जो है ध्वन्यालोक ध्वनि से संबंधित है। ठीक है, और आनंद वर्धनाचार्य ने विषमवाण लीला, अर्जुन चरित, देवी शतक, तत्वालोक तथा ध्वन्यालोक नामक 5 ग्रंथों की रचना की। किसने की? आनंद वर्धनाचार्य ने। ठीक है, कौन कौन सी किया? विषमवाण लीला, अर्जुन चरित, देवी शतक, तत्वालोक तथा ध्वन्यालोक नामक 5 ग्रंथों की रचना की। इस ग्रंथ में काव्य के आत्मभूत ध्वनि तत्व का प्रतिपादन किया गया है। ग्रंथ में 4 उद्योत हैं। कितने उद्योत हैं? 4 उद्योत हैं। ध्वन्यालोक में 3 भाग हैं। तीनों भागों को हम सभी देखते हैं। मूल कारिका, वृत्ति तथा उदाहरण। मूल कारिका हो गया, वृत्ति हो गया और उदाहरण। ध्वन्यालोक में कितने भाग हैं? 3। मूल कारिका, वृत्ति तथा उदाहरण। प्रथम 2 भागों के निर्माता स्वयं आनंद वर्धनाचार्य हैं, जबकि उदाहरण में कुछ उदाहरण उन्होंने स्वयं अपने बनाए हैं, जो विषमवाण लीला और अर्जुन चरित आदि ग्रंथों से दिए हैं, किंतु अधिकांश उदाहरण अन्य प्रसिद्ध कवियों के ग्रंथ से दिए हैं। ध्वन्यालोक ध्वनि तत्व से संबंधित है। इसके संप्रदाय कौन है? आनंद वर्धनाचार्य हैं। ठीक है, इन्होंने 5 ग्रंथों की रचना की, जैसे विषमवाण लीला, अर्जुन चरित, देवी शतक, तत्वालोक, ध्वन्यालोक। ठीक है, और ध्वन्यालोक में 3 भाग हैं, मूल कारिका, वृत्ति तथा उदाहरण। इस तरह से इतना हम लोगों को याद रखना चाहिए। प्रश्न संख्या 6 है, आनंद वर्धन का संबंध है, इनमें से किससे संबंध है? किससे है? ऑप्शन ए है अलंकार संप्रदाय, बी है रीति संप्रदाय, सी है वक्रोक्ति संप्रदाय, डी है ध्वनि संप्रदाय। और हमारा ये मानना है कि ये प्रश्न सभी जो है कर ले जाएंगे। तो आनंद वर्धन किससे है? ध्वनि संप्रदाय से है। किससे है संबंधित है? ध्वनि संप्रदाय से। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, आनंद वर्धन ध्वनि संप्रदाय। ठीक है, और आगे देखते हैं हम सभी। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। ये कुछ है, ये संप्रदाय हैं, इन्हें पढ़ना हम सभी को जरूरी है। देखिए, आनंद वर्धन किस संप्रदाय के हैं? ध्वनि संप्रदाय के। भामा अलंकार संप्रदाय के हैं। वामन रीति संप्रदाय। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक वामन हैं।
कुंतक वक्रोक्ति, वक्रोक्ति संप्रदाय के कुंतक हैं। औचित्य संप्रदाय किसका है? क्षेमेंद्र का है। यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है। आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के हैं। भामा अलंकार संप्रदाय के हैं। वामन रीति संप्रदाय के हैं। कुंतक वक्रोक्ति क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय के कवि माने जाते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे प्रश्न जरूर बनता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 है, मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन हैं? तो जो मुद्रा राक्षस नाटक है, ऑप्शन देख लेते हैं, कुमारदास, बी शूद्रक, सी है अमर सिंह, डी है विशाख दत्त। तो मुद्रा राक्षस जो रचना है ये विशाख दत्त की रचना है। किसकी है? विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है। ठीक है, और शूद्रक की क्या है? मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है। आगे देखते हैं, मुद्रा राक्षस संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है। कैसा नाटक है? ऐतिहासिक नाटक है, जिसके रचयिता विशाख दत्त हैं। इस नाटक में इतिहास और राजनीति का सुंदर समन्वय प्रस्तुत किया गया है। इस ग्रंथ के चरित्र चित्रण में विशेष निपुणता का प्रदर्शन मिलता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, विशाख दत्त की 2 और रचनाएं हैं, देवी चंद्रगुप्त, अभिसारिका वंचितक। विशाख दत्त के इस नाटक में चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य संबंधी ख्यात वृत्त के आधार पर चाणक्य की राजनीतिक सफलताओं का अपूर्व विश्लेषण मिलता है। इस महत्वपूर्ण नाटक में हिंदी में सर्वप्रथम अनुदित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को जाता है। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस में अगला कथन है, मतलब तथ्य है, मुद्रा राक्षस में साहित्य और राजनीति के तत्वों का मणिकांचन योग मिलता है, जिसका कारण संभवतः है कि विशाखा दत्त का जन्म राजकुल में हुआ था। ठीक है, वे सामंत बटेश्वर दत्त के पौत्र और महाराजा पृथु के पुत्र थे, है ना। उनकी रचनाओं से ये पता चलता है। ठीक है, तो मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाख दत्त की रचना है। किसकी है? विशाख दत्त की रचना है, इतना तो जानना जरूरी है। मुद्रा राक्षस किसकी नाट्य कृति है? ऑप्शन ए है कालिदास, बी है भारवी, सी है भवभूति, डी है विशाख दत्त। देखिए, जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में ये प्रश्न बना था हमारा। 8 नंबर का जो प्रश्न है, इसका राइट आंसर विशाख दत्त हो जाएगा। अभी इतनी लंबी चौड़ी कहानी हम लोगों ने इसके बारे में सुनी, विशाख दत्त। ठीक है, और इनकी रचनाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि जो इनका जन्म है वो राजकुल में हुआ था, और वे सामंत बटेश्वर दत्त के पौत्र और महाराजा पृथु के पुत्र थे। कौन था? विशाख दत्त, जिसकी रचना क्या है? मुद्रा राक्षस। ठीक है, इतना स्पष्ट हो गया। अगला देखते हैं, श्री हर्ष के पिता का नाम बताइए। ऑप्शन ए है सुधीर, बी है सुशील, सी है हरि, डी है कृष्ण। तो जो 9 नंबर का प्रश्न है ये थोड़ा सा विवादित है, इसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके अंतर्गत जो है, श्री हर्ष के पिता का नाम श्री हीर और माता का नाम मामल्य देवी था। कन्नौज के राजा जयंत चंद्र, प्रचलित नाम जो है जयचंद्र है, उनके आश्रयदाता थे। हर्ष के पिता श्री हीर को प्रसिद्ध न्यायिक आचार्य उदयन ने शास्त्रार्थ में हराया था, और इसमें हरि दिया गया है। क्या दिया गया है? हीर नहीं बल्कि हरि दिया गया है। किसमें? ऑप्शन में, जबकि वास्तव में क्या है? श्री हीर है। ठीक है, इसीलिए इस जो है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर अपनी उत्तर कुंजी में विकल्प सी माना है। क्या माना है? सी माना है। लेकिन जो इसका मूल होना चाहिए वो क्या है? श्री हीर है, लेकिन हीर नहीं है, इसलिए इससे थोड़ा मिलता जुलता तो हरि मान लिया गया है, जबकि यहाँ क्या होना चाहिए? हीर। ठीक है, श्री हीर। आगे देखते हैं, जो 10 नंबर का प्रश्न है हमारा, श्री हर्ष का ग्रंथ है। श्री हर्ष का ग्रंथ है, ऑप्शन ए है हित हरिवंश, बी है नैषध काव्य, सी है राज तरंगिणी, डी है मेघदूत। तो प्रश्न संख्या जो है 10 है हमारा। प्रश्न संख्या 10 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नैषध काव्य। श्री हर्ष का ग्रंथ नैषध काव्य है। क्या है? नैषध काव्य है। अगला प्रश्न इससे संबंधित कुछ और रचनाएं हैं, देख लेते हैं। श्री नैषधीय चरितम श्री हर्ष की रचना है, इंपॉर्टेंट रचना है। हालांकि प्रश्न विकल्प में नैषध काव्य है, किंतु वास्तविक रचना क्या है? नैषधीय चरित ही है। श्री हर्ष की अन्य रचनाएं हैं स्थैर्य विचार प्रकरण, श्री विजय प्रशस्ति, खंडन खंड खाद्य, और गौड़ो वर्ष कुल प्रशस्ति,
गोडो वर्षिश कुल प्रशस्ति, क्षमा चाहूँगी, अर्णव वर्णन, छिंद प्रशस्ति, शिव शक्ति सिद्धि, नव सहसांक चरित चंपू, राज तरंगड़ी कलहड़ की रचना है, जबकि मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। राज तरंगी किसकी रचना है? कलहड़ की रचना है। राज तरंगड़ी कलहड़ की रचना है, ठीक है। और मेघदूतम किसकी है? ये जो है कालिदास की रचना है। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्रीहर्ष की नहीं है? श्रीहर्ष की नहीं पूछा गया है। ऑप्शन ए शिशुपाल वध, बी है अर्णव वर्णन, सी है छिंद प्रशस्ति, डी है नव सहसांक चरित चंपू। तो शिशुपाल वध नहीं है। कौन सी नहीं है? शिशुपाल वध। शिशुपाल वध नहीं है। शिशुपाल वध रचना इनकी नहीं है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नव सहसांक चरित चंपू कृति के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए है श्रीहर्ष, बी है दंडी, सी है भास, डी है बाणभट्ट। तो 12 नंबर का जो प्रश्न है वो हमारा हो जाएगा श्रीहर्ष। क्या हो जाएगा? श्रीहर्ष। अगला देखते हैं। 13 नंबर का जो प्रश्न है वो देखते हैं। निम्नलिखित में से कृति और उनके रचनाकार का एक युग्म गलत है, उसी को बताना। स्वप्नवास व दत्ता भास की है, हर्ष चरित बाणभट्ट, 10 कुमार चरितम दंड की, नव सहसांक चरित चंपू राजशेखर की नहीं है। ये सारी रचनाएं सही हैं और एक युग्म जो गलत है वो हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। डी ही गलत है। ये जो है श्रीहर्ष की है, अभी ऊपर हम लोगों ने देखा था। अगला प्रश्न है, नव सहसांक चरित चंपू काव्यकृति के रचनाकार है, तो ये है श्रीहर्ष है। ज़्यादा टाइम नहीं इसमें देंगे क्योंकि कई बार ये रचना हो चुकी है। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है, नैषधीय चरितम रचना के लेखक का नाम है। तो नैषधीय चरितम ऑप्शन ए है श्रीहर्ष, बी है दंडी। जो 15 नंबर का प्रश्न है हमारा, इसका जो सी है भास और डी है भवभूति। तो क्या है? श्रीहर्ष है। क्या है? श्रीहर्ष है। नैषधीय चरितम रचना श्रीहर्ष की है। नैषधीय चरितम किसकी रचना है? फिर से वही प्रश्न हमारा बन रहा है। टीजीटी परीक्षा 2016 का ये प्रश्न है। तो नैषधीय चरितम श्रीहर्ष की रचना है। राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है, किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? ऑप्शन ए है किरातार्जुनीयम, बी है शिशुपाल वधम, सी है रघुवंशम, डी है नैषधीय चरितम। तो जो 17 नंबर का प्रश्न है हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा नैषधीय चरितम। इसके विद्वानों ने औषधि माना है। क्या माना है? औषधि माना है। राइट करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। नैषधीय चरितम श्रीहर्ष की रचना है। यह काव्य की बृहत्तरी में गिना जाता है। इसमें कुल जो है 22 सर्ग स्वीकार किए गए हैं। श्रीहर्ष के प्रौढ़ पांडित्यपूर्ण काव्य ने पंडित विद्वत मंडली में यह कहने के लिए बाध्य कर दिया है कि नैषधम विद्वदौषम अर्थात नैषध विद्वानों के लिए क्या है? औषधि है। क्या है? औषधि है। इसमें कितने सर्ग हैं? 12। किसकी रचना है? श्रीहर्ष की। क्षमा चाहूँगी 22 सर्ग है। श्री नैषध चरितम श्रीहर्ष की रचना है। इसमें 22 सर्ग हैं, ठीक है। और ये जो है विद्वानों ने इसे औषधि माना है। विद्वानों के लिए क्या है? औषधि है, ठीक है। उज्ज्वल नील मणि रचना है। ऑप्शन ए है जीव गोस्वामी, बी है रूप गोस्वामी, सी है भवभूति, डी है इनमें से कोई नहीं। और उज्ज्वल नील मणि 18 नंबर का जो प्रश्न है हमारा वो है रूप गोस्वामी। किसका है? रूप गोस्वामी का। उज्ज्वल नीलमणि रचना किसकी है? रूप गोस्वामी की। राइट आंसर भी हो जाएगा। उज्ज्वल नीलमणि के रचनाकार रूप गोस्वामी हैं। इनकी अन्य रचनाएं इस प्रकार हैं, हंसदूत काव्य, उद्धव संदेश काव्य और भक्ति रसामृत सिंधु, विदग्ध माधव नाटक, ललित माधव नाटक, दान केली कौमुदी, भाड़िका नाटक, चंद्रिका। ये 8 ग्रंथ इसके विशेष इंपॉर्टेंट हैं। किसके? रूप गोस्वामी के। और जिनमें उज्ज्वल नीलमणि जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अधिकतर पूछा जाता है प्रायः। रूप गोस्वामी वृंदावन की विभूति हैं, ठीक है, विभूति हैं। भक्ति रसामृत सिंधु तथा उज्ज्वल नीलमणि ये 2 ग्रंथ रस विषयक हैं। ये चैतन्य महाप्रभु के शिष्य प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य हैं। 19 नंबर का जो प्रश्न है, उज्ज्वल नीलमणि किसका ग्रंथ है? तो रूप गोस्वामी का है। इससे हम सभी परिचित हो चुके हैं, अभी जस्ट ऊपर हुआ है। और राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये जो है 20 नंबर का जो प्रश्न है हम सभी देखते हैं। राज तरंगड़ी किस कवि की रचना है? ऑप्शन ए कल्हड़, बी है बिल्हण, सी है आचार्य हेमचंद्र, सी है क्षेमेंद्र। तो जो 20 नंबर का प्रश्न है हमारा,
ये है जो है राजतरंगिणी, किसकी रचना है? कल्हड़ की रचना है। राजतरंगिणी किसकी रचना है? कल्हड़ की रचना। कल्हड़ की रचना कौन है? राजतरंगिणी है। अब इनसे संबंधित तथ्य हैं। राजतरंगिणी जो है कवि कल्हड़ की रचना है। इतिहास लेखन के विकास के लिए राजतरंगिणी ने कश्मीरी लेखकों के लिए प्रेरणा स्रोत का भी काम किया है, क्योंकि हमें ज्ञात है कि कल्हड़ की राजतरंगिणी के बाद कम से कम 3 राजतरंगिणियों का प्रणयन इसी परंपरा में हुआ, जिसका श्रेय क्रमशः जोनराज, श्रीवर तथा संयुक्त रूप से प्राज्यभट्ट तथा सुक को जाता है, और जो कल्हड़ कृत राजतरंगिणी के पारंपरिक नैरंतर्य का प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस प्रकार से जो है हम लोगों ने 20 प्रश्नों को देखा। कितने प्रश्नों को देखा? 20 प्रश्नों को देखा। इसमें और कितने प्रश्न हैं? 21 नंबर का प्रश्न देखते हैं। कवि कंठाभरण के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए है दंडी, बी है क्षेमेंद्र, सी है केशवदास, डी है धनंजय। 21 नंबर का जो प्रश्न है ये है क्षेमेंद्र। कवि कंठाभरण किसकी है? क्षेमेंद्र की है। कवि कंठाभरण क्षेमेंद्र, राइट आंसर भी हो जाएगा। कवि कंठाभरण क्षेमेंद्र हैं। इनकी इस रचना में कवि शिक्षा के विषय में लिखा गया है। इसमें 5 संधि या अध्याय हैं और 55 कारिकाएं हैं। इसमें कवित्व प्राप्ति के उपाय, कवियों के भेद, काव्य के गुण दोष विवेचन संक्षेप में परंतु सुबोध रीति से किया गया है। औचित्य विचार चर्चा, कवि कर्णिका इनके अन्य ग्रंथ हैं। औचित्य विचार चर्चा इंपॉर्टेंट है। चंद्रालोक के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए है विश्वनाथ, बी है राजशेखर, सी है दंडी, डी है जयदेव। चंद्रालोक किसकी रचना है पूछ रहा है, तो चंद्रालोक जयदेव की रचना है। किसकी रचना है? जयदेव। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। जयदेव प्रणीत चंद्रालोक, प्रसन्न राघव और गीत गोविंद तथा ग्रंथ विशेष प्रसिद्ध हैं। चंद्रालोक में 10 मयूख है। कितने मयूख हैं? 10 मयूख है। प्रश्न पूछ सकता है। गीत गोविंद में उन्होंने अपने आश्रयदाता लक्ष्मण सेन और अपने सहयोगी पंचरत्नों का परिचय दिया है। आर्या सप्तशतीकार गोवर्धनाचार्य, जयदेव, शरण कवि उमापति और कविराज राजा लक्ष्मण सेन के सभा भवन के द्वार पर सभा रत्नों के नाम शिलापट्ट पर एक श्लोक के रूप में निम्नलिखित प्रकार से अंकित थे। गोवर्धनश्च शरणयोः जयदेवः उमापति और कविराजश्च रत्नानि समितो लक्षणस्यतु। ठीक है, ये जो है शिलापट्ट पर ये श्लोक जो है इस प्रकार से अंकित थे। और चंद्रालोक एवं प्रसन्न राघव नाटक में जयदेव ने अपने माता पिता का परिचय दिया। इनके पिता का नाम महादेव और माता का नाम सुमित्रा था। क्या था? माता का नाम सुमित्रा था, पिता का नाम जयदेव था। ठीक है, और आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 23 है। गीत गोविंद के रचयिता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है ये हमारा। ऑप्शन ए कालिदास, बी है बाणभट्ट, सी है भारवी, डी है जयदेव। गीत गोविंद जयदेव की रचना है। किसकी है? जयदेव। राइट आंसर डी हो जाएगा। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 23 प्रश्नों को किया है। कितना किया है? 23 प्रश्नों को किया है। और ये जो प्रश्न हम लोगों ने किया है ये है जो है हमारा संस्कृत साहित्य के प्रमुख रचनाकार हैं और उनकी रचनाएं हैं, उनका जन्म समय है, उनके माता पिता का नाम, कहने का मतलब उनसे रचना और रचनाकारों से संबंधित जो भी जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी वो हम लोगों ने इतनी देखी। और ये क्लास जो है प्रतिदिन चलती है। आप चाहे तो अपनी तैयारी को सुनिश्चित करने के लिए, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए इस प्रैक्टिस सेट से आप जुड़ सकते हैं। और ये क्लास आज ही समाप्त होती है। अगर ये क्लास आपको उपयोगी लगी हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगली क्लास जो भी आगे बने वो आप तक सरलतापूर्वक पहुंच जाए। और कमेंट में अपने सुझाव लिखना ना भूलें, क्योंकि आपके सुझाव का मुझे जो है बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो आज की क्लास यहीं तक मित्रों, फिर अगली क्लास में मिलेंगे। अगर नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।